अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दास्ताक। नौजवानों के वोटों से मुंतखब हुकूमत ने 50 लाख नौजवानों की जिंदगी दांव पर लगा दी है। गैर मकबूल फैसलों की वजह से लाखों तलबा का मुस्तकबिल तारीख हो रहा है। इन लाखों तलबा का ताल्लुक मिडिल क्लास तबके से है, वो तबका जिसका ख्वाब मयारी तालीम और इसी तालीम के बलबूते पर नौकरी हासिल करना है। एक भी नहीं सुनी जा रही है। गुज़श्ता रोज कौमी असम्बली के इजलास में हुकूमत ने तलबा का साथ दिया और ना ही आज के इजलास में हुकूमत की जानिब से कोई जवाब दिया गया। हुकूमती रवैया देखते हुए अपोजिशन जमातों ने इजलास से वॉकआउट किया। बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ख्वाजा साद रफीक ने बच्चों का मुकदमा बेहतरीन अंदाज में पेश किया। अपोजिशन ने इसको कैसे टेकअप किया है, जरा उसकी एक हल्की सी झलक सबसे पहले रखता है। मामला ये है कि गवर्नमेंट ने कहा जी हम सप्लीमेंट्री टेस्ट लेंगे, इम्तहान लेंगे 2 माह बाद। भाई अब सप्लीमेंट्री इम्तहान क्यों लेना चाहते हैं 2 माह बाद? पहले बच्चों को फेल करवाना चाहते हो, क्योंकि आपको पता है कि सप्लीमेंट्री इम्तहान में फ्रेश बच्चा अपीयर नहीं हो सकता। सप्लीमेंट्री इम्तहान में वो बच्चे अपीयर होंगे जो खुदा न खास्ता फेल हो गए या जो डिवीजन इंप्रूव करना चाहते हैं। हम कह रहे हैं आप 1.5 माह बाद 2 माह बाद एक ही इम्तहान ले लें और उसमें आप बच्चों को प्रॉपर तैयारी करवाएं, स्कूल लगाएं, कॉलेज लगाएं, टीचर्स को टीए डीए दें। कोई ये नहीं कह रहा कि आप इम्तहान ना लें। और मैं ये कहने पे मजबूर हूँ कि ये हुकूमत जो बिग बिजनेस के मुतालबात के ऊपर तो चारों शाने चित हो जाती है, ये बड़े बड़े माफियाज के आगे तो घुटनों के ऊपर आके उनके मुतालबे मानती है। लेकिन पाकिस्तान के ये तलबा और तालबात जो हमारा मुस्तकबिल हैं, ये जब अपने मुतालबात के लिए आवाज बुलंद करते हैं तो इन्हें तशद्दुद किया जाता है। ये नहायत ही अफसोसनाक रवैया है। अब इस वक्त मुल्क के 50 लाख नौजवान इम्तहानात के हवाले से इंतहाई अजियत से गुजर रहे हैं। दे आर अंडर सीरियस प्रेशर। बच्चों को अब कोर्स कवर नहीं कराया गया है, तलबा को कोर्स मुकम्मल नहीं कराया गया, बल्कि स्मार्ट कोर्स का नाम दे दिया गया है। अब तलबा का मुतालबा है कि उन्हें निसाब मुकम्मल करने और इम्तहान की तैयारी का मौका दिया जाए। तलबा तो हुकूमत से सिर्फ 45 दिन मांग रहे हैं, लेकिन हुकूमत ने इम्तहानात से महज 3 दिन कबल ये स्मार्ट निसाब मुतारिफ करा दिया है। इस हवाले से पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए तालीम क्या कहती हैं, उन्होंने पार्लियामान के फ्लोर पर क्या कहा, वो भी आपके सामने रखता है। एक ये साइकिल है कि पहले एग्जाम्स होंगे, फिर रिजल्ट आएगा और फिर उसके बाद बाकी कॉलेजेस में और प्रोफेशनल यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन्स शुरू होंगे। तो उसके हिसाब से फेडरल में ये मुमकिन नहीं कि इस तरह से आगे किया जा सके। तलबा को स्मार्ट सिलेबस का ख्वाब दिखाया जा रहा है। दुनिया भर में स्मार्ट सिलेबस का मतलब है कि आप आधे निसाब की तैयारी करें। इंटरनेशनली यही होता है, लेकिन पाकिस्तान में उल्टी गंगा बहती है। यहाँ स्मार्ट सिलेबस का एक मुख्तलिफ अंदाज अपनाया गया है। मिसाल के तौर पर अगर किसी सफ़े पर 4 मौज़ूआत डिस्कस किए गए हैं तो उनमें से एक को ख़त्म कर दिया गया है, हालांकि तमाम मौज़ूआत एक दूसरे के साथ लिंक्ड होते हैं। हुकूमत 60% निसाब कम करने का दावा कर रही है। हकीकत यह है कि हुकूमत ने इख्तियारी मज़ामीन का निसाब 40% कम किया है, जबकि लाजमी मज़ामीन में से सिर्फ 10% निसाब को कम किया गया है। लेकिन अब हुकूमत ने लाजमी मज़ामीन का इम्तहान लेने का फैसला किया है, जबकि इख्तियारी मज़ामीन को यकसर नज़रअंदाज कर दिया गया है। स्मार्ट सिलेबस जारी करने के बाद महज चंद दिन के नोटिस पर डेट शीट जारी कर दी गई है। बच्चों की अक्सरियत मुल्क के दूर दराज इलाकों में रहती है। वो क्या करते रहे, जरा मैं प्रोड्यूसर वो दिखाइए कि स्टूडेंट्स किस तरह प्रोटेस्ट करते रहे सड़कों पर, वो फुटेज प्ले कीजिए। अब दूर दराज इलाकों में वो स्टूडेंट रहते हैं, उन्हें ना तो ऑनलाइन तैयारी का मौका मिला है, अक्सरियत की तो इंटरनेट तक रसाई भी नहीं थी। इसके बावजूद महज चंद रोज में साल भर का जायजा कैसे लिया जा सकता है? बच्चे इम्तहान की तैयारी चंद दिन में कैसे कर सकते हैं? हुकूमत का दूसरा मौक़िफ़ आपके सामने रखते हैं और दूसरा मौक़िफ़ यह है कि जो स्टूडेंट सालाना इम्तहानात में शामिल नहीं हो सकते वो सप्लीमेंट्री इम्तहान दे सकते हैं। अब सवाल यह है कि 3 माह बाद सप्लीमेंट्री इम्तहानात लेने की बजाय सालाना इम्तहान कोई चंद माह आगे क्यों नहीं किया जा सकता है? उनको तैयारी का मौका क्यों फराहम नहीं किया जा सकता? क्या हुकूमत इंटर और मैट्रिक के तलबा की खुसूसी क्लासेस का इनेकाद नहीं कर सकती? इम्तहानात से कबल असातिज़ा से बात क्यों नहीं की गई? यानी जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको ऑन बोर्ड क्यों नहीं लिया गया? वालिदैन को दीगर स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लिया जा सकता था, मामला को बेहतर अंदाज में आगे चलाया जा सकता था। अब हुकूमत तलबा के इम्तहान लेने पर मुसर है, मगर सवाल यह है कि अगर ये स्टूडेंट्स इम्तहानात में फेल होकर डिप्रेशन में चले गए तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? सवाल तो ये भी है कि वज़ीर तालीम कहाँ? क्या वज़ीर तालीम की गुमशुदगी का इश्तिहार देना पड़ेगा? इस हवाले से जरा आपके सामने रखते हैं कि वज़ीर तालीम की तलाश के हवाले से कौन कौन इस वक्त कोशिश कर रहा है। मिनिस्टर साहब से बात करके वो वहाँ पे एक मिनिस्ट्री की इम्पॉर्टेंट इंगेजमेंट्स हैं, ऑफिशियल कमिटमेंट्स हैं, जिसकी वजह से ये बार बार जो है वो डिले हो रहा था और अब वो इन्हीं वजूहात की बिना पर गिलगित बल्तिस्तान में है। मिनिस्टर साहब की कोई इंगेजमेंट नहीं है, होती तो बताई जाती। गिलगित नॉर्दर्न एरियाज़ में वो क्या कर रहे हैं, उनकी मर्जी है, वो आज़ाद आदमी है। ये रवैया दुरुस्त नहीं है। आप 2 इम्तहान लेना चाहते हैं, बच्चों को फेल करवाना चाहते हैं, टेंशन देना चाहते हैं, आपकी बातों में कोई वजन नहीं है। सो हम और तो कुछ कर नहीं सकते, आपने बात सुननी नहीं है, हम अंडर प्रोटेस्ट वॉकआउट करेंगे इस इशू पे। बहुत मेहरबानी।
अब तलबा सड़कों पर हैं, मिनिस्टर साहब दिखाई नहीं दे रहे कि तलबा को आकर जवाब दे सकें। हाँ, शफकत महमूद साहब की तरफ से एक ट्वीट सामने आ जाती है और ट्वीट में वो अपनी उस अना के अंदर दिखाई देते हैं कि हमने पेपर हर सूरत लेने हैं। आखिर क्या वजह है कि इम्तहानात मुलतवी नहीं हो सकते, स्टूडेंट्स को टाइम नहीं दिया जा सकता? ये वो ट्वीट है जो शफकत महमूद साहब ने किया है कि उन्होंने डिसाइड कर लिया है जनाब कि वो एग्ज़ाम्स तो लेंगे। एहसन इकबाल साहब अगर कोई बात कर रहे हैं या ख्वाजा साद रफ़ीक साहब कोई बात कर रहे हैं तो ये पॉलिटिक्स कर रहे हैं, यानी उनको इसमें भी पॉलिटिक्स दिखाई दे रही है। और अगर स्टूडेंट्स सड़कों पर आते हैं तो उन्हें स्टूडेंट्स भी पॉलिटिक्स करते हुए दिखाई देते हैं और उन स्टूडेंट्स को उठाकर पुलिस हवालात में बंद कर देती है। और एट दिस पॉइंट इन टाइम जब एग्जाम होने जा रहा है, चंद घंटे बाकी रह गए हैं, तो वो स्टूडेंट्स जो पुलिस की कस्टडी में हैं, उनका क्या कसूर है? उन्होंने क्या जुर्म किया है? बड़े बड़े मुजरिम तो आज़ाद फिरते हैं, लेकिन वो स्टूडेंट्स जो अपना हक मांगते हैं उनको पकड़कर पुलिस ले जाती है और फिर लाठी चार्ज किया जाता है, बदतरीन तशद्दुद किया जाता है। क्या स्टूडेंट्स के लिए यही कुछ है? बात करेंगे इस वक्त सूबाई वजीर बराए हायर एजुकेशन राजा यासिर हुमायूं सरफराज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम राजा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। राजा साहब, मेरे बड़े सादा से सवालात हैं आपसे और स्टूडेंट्स का मुकदमा लेकर मैं आपके डोर को नॉक कर रहा हूं। मुझे बताइएगा कि आपको अंदाजा नहीं है कि कितनी बड़ी तादाद के अंदर स्टूडेंट्स इस वक्त सड़कों पर हैं? इन स्टूडेंट्स की क्यों नहीं सुनी जा रही? ये एग्जाम्स को पोस्टपोन करना इतना मुश्किल क्यों है सर? देखिए, पहली चीज तो आपने ये देखनी है कि क्या सिर्फ वही स्टूडेंट्स हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं या बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने तैयारी की हुई है और वो इम्तिहान देना भी चाहते हैं और शायद वो मोर एलिजिबल कैंडिडेट्स होंगे मेडिकल स्कूल में या इंजीनियरिंग में जाने के लिए, और क्या ये प्रोटेस्ट करके उनका नुकसान तो नहीं किया जा रहा? तो ये बड़ा जरूरी होता है। जब क्लास में भी टीचर होते हैं और 40 बच्चे होते हैं तो आमतौर पे 2, 4, 5 बच्चे जिन्होंने तैयारी नहीं की होती इम्तिहानात की, अगर वो पोस्टपोन कराने की कोशिश कर रहे हो तो जो बच्चे तैयारी करके आए होते हैं आपने उनके भी इंटरेस्ट का ख्याल रखना होता है। साहब, अगर ये 2, 4, 5 स्टूडेंट्स होते तो शायद मैं आपके इस आर्गुमेंट को एक्सेप्ट कर लेता, लेकिन वॉल्यूम ऑफ द स्टूडेंट्स की अगर बात की जाए तो मेरा ख्याल है कि सैकड़ों की तादाद में ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो सड़कों के ऊपर प्रोटेस्ट करते रहे। वो हायर एजुकेशन कमीशन के दफ्तर के बाहर भी गए, वो पार्लियामान के बाहर भी गए, प्रेस क्लब्स के बाहर भी एहतजाज करते रहे। तो ये स्टूडेंट्स कम तो नहीं है, ये स्टूडेंट्स की तादाद बहुत ज्यादा है। आपने परसेंटेज देखनी है ना, मैं आपको 40 में से 5 कह रहा हूँ। अगर ये लाखों में से कुछ सैकड़ों हैं तो यही रेशियो बनती है ना प्रोटेस्टर्स की। अगर आप स्टूडेंट्स जो है वो इम्तिहान देने वाले लाखों की तादाद में हैं और 1000 भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो व्हाट डज दैट मीन? अच्छा राय साहब, अगर हम उनके आर्गुमेंट को देखें तो आर्गुमेंट कितना स्ट्रांग है? सबसे पहले तो ये जो स्मार्ट सिलेबस की बात हुकूमत कर रही है कि सिलेबस इज वेरी मच स्मार्ट, तो ये स्मार्ट कैसे है, ये तो समझाइए सर। देखें, इस स्मार्ट सिलेबस की बात करने से पहले जरूरी है ये समझना कि इम्तिहान लेने की वजह क्या है। आखिर किसी को शौक तो नहीं है इम्तिहान लेने का। बेसिकली वजह ये होती है कि डिफरेंशिएट किया जा सके कि कौन से स्टूडेंट्स के ज्यादा मार्क्स आएंगे, कौन से के दरमियाने आएंगे और कौन से लो मार्क्स लेंगे, ताकि जो ज्यादा मार्क्स जिनके आते हैं उनको मेरिट पे दाखिले दिए जा सकें मेडिकल स्कूल्स में या अच्छे कॉलेजेस में। और ऑब्वियसली जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पे मौजूद हैं उन तमाम के साथ बराबर के ही प्रॉब्लम्स मोर और लेस आए हैं। अगर क्लासेस बंद थी कोविड की वजह से, घर लोग बैठे हुए थे, तो सभी घर बैठे हुए थे ना। ये तो नहीं था कि इन पर्टिकुलर स्टूडेंट्स जो हड़ताल कर रहे हैं इनको मौका नहीं मिला और बाकियों को मिल गया जो हड़ताल नहीं कर रहे। तो आपने बेसिकली देखना है कि लेट मी मेक इट वेरी क्लियर कि ये जो स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं ना, अगर उनके बारे में इंप्रेशन ये है कि ये नालायक स्टूडेंट्स हैं, ये पढ़ना नहीं चाहते, एग्जाम में अपीयर नहीं होना चाहते, तो मेरा ख्याल है कि ये तासुर सरीन गलत है। क्योंकि हमारे पास बहुत सारे ऐसे मार्कशीट्स अवेलेबल है स्टूडेंट्स की कि जिन्होंने 90% प्लस मार्क्स स्कोर किए हैं और वो एलिजिबल स्टूडेंट्स हैं, अच्छे स्टूडेंट्स हैं। सिर्फ उनको डर ये है कि कहीं उनके वो जो रिप्यूट है ऑलरेडी वो क्रेडिबिलिटी ना कहीं जाती रहे। देखें, जो बाकी जो लोग स्टूडेंट इम्तिहान दे, मेरा ख्याल है जिन लोगों के 90% ग्रेड्स है ना, उनको बिला खौफो खतर सिर्फ 3 मज़ामीन है। अव्वल तो उसकी तैयारी उन्होंने की हुई होगी। आमतौर पर अच्छे स्टूडेंट्स कभी घर बैठ के ही पढ़ते हैं और पढ़ भी लेते हैं, क्लासेस कम भी हो तो डजंट रियली मैटर टू देम। क्योंकि मुझे खुद पता है, मैं कोई ज्यादा अरसा नहीं हुआ जब मैं भी, ज्यादा तो हो गया, खैर 20 साल से ज्यादा हो गया, लेकिन जब आप तैयारी करके गए हों और आपको पता हो कि आपकी तैयारी, तो ये तो एक आर्गुमेंट, आई डोंट बाय दैट। राजा देखिए आप ऑल्दो यू आर वेरी मच यंग, 20 साल हो गए, हमें नहीं लगता कि वैसे 20 साल हो गए हैं आपको, यू लुक वेरी यंग, लेकिन आपको पता है कि 20 साल पहले सूरत हाल क्या थी और 20 साल के बाद आज तो 0.001% के ऊपर भी झगड़े हो रहे होते हैं कि भाई ये परसेंटेज बहुत मैटर करती है आगे यूनिवर्सिटीज के अंदर एडमिशंस के लिए। तो अभी तो कंपटीशन बहुत बढ़ गया है ना। आपका किसी का भी कोई इंडिविजुअल प्रॉब्लम हो ना, मैं अपने बेटे की बात करता हूँ, वो बहुत अपसेट था जब उसके ओ लेवल के पेपर कैंसिल हुए, तो मैंने कहा दिस इज नॉट एंड ऑफ लाइफ, आप अपसेट होने की जरूरत नहीं है, 1 साल के बाद दे देना इम्तिहान अगर बहुत ही ज्यादा मसला हो गया तो आपने, माँ बाप ने भी बच्चों को समझाना होता है
और ये कोई बच्चे जो हैं किसी कोई मरीख से तो आए नहीं, हमारे ही बच्चे हैं, मेरे अपने बच्चों का लॉस हुआ है। और लेकिन जब हालात मुल्क कैसे हों तो आपको देखना पड़ता है कि उस सिचुएशन के मुताबिक अपने आप को। राय साहब, ये बहुत आपने खूबसूरत बात की है कि ये हमारे अपने बच्चे को मरीख से नहीं आए हुए, ये किसी और आइलैंड से नहीं है। तो देखिए कि ये स्टूडेंट्स सड़कों पर, इन पर लाठीचार्ज होता रहा है। अभी भी कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो अंडर पुलिस कस्टडी हैं, इस्लामाबाद पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया है। तो ये क्यों हो रहा है सर? मतलब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तो सिखाया था कि हक कैसे मांगा जाता है और कैसे धरने दिए जाते हैं, एहतजाज किए जाते हैं। मेरे बच्चों को भी कुछ लोगों ने फोन किया, मेरे भतीजों को, कि आप भी एहतजाज में शामिल हो, तो मैंने सख्ती से मना किया, खबरदार कोई नहीं जाएगा किसी एहतजाज में। और ये उस वक्त की बात है जब ये ओ लेवल के बच्चे कर रहे थे। तो बात यह है कि आपने, माँ बाप का काम है बच्चों को समझाना कि गलत मुतालबे नहीं करते होते। सबको पता है कि सिचुएशन क्या है, और इस वक्त जो है ये कॉमन मसला है, पूरी कौम उसको फेस कर रही है। और अगर किसी को वाकई प्रॉब्लम है तो आपके इंडिविजुअल सर्कमस्टेंसेस में यू कैन ऑलवेज टेक द नेक्स्ट सप्ली दे दें, जो कमिंग एग्जाम्स आ रहे हैं 1 साल बाद दे दें। नहीं राजा साहब, ये बड़ी अजीब सी तौजीह है। देखिए, गुज़श्ता रोज पार्लियामेंट के अंदर जो पार्लियामानी सेक्रेटरी बराए तालीम है वजीहा कमर साहिबा, उन्होंने ये आर्गूमेंट दिया, उन्होंने कहा कि आप सप्लीमेंट्री एग्जाम्स में अपेयर हो जाएं। सर, आज ऑपोजिशन भी इस पर एतराज कर रही है कि पहले तो आप सालाना इम्तहानात लेने के लिए अपना बजट सर्व करेंगे, उसके बाद आप उन्हीं स्टूडेंट्स को कह रहे हैं कि अब आप सप्लीमेंट्री में आ जाएं। तो क्यों ना इनको पोस्टपोन कर दिया जाए? डिले करने में क्या कोई अना का मसला है हुकूमत का? नहीं, कोई अना का मसला नहीं है जी। प्रॉब्लम यह है कि आपके जो आपने, जब आप पब्लिक पॉलिसी बना रहे होते हैं तो आपने उसके तमाम एंगल्स देखने होते हैं। जो एकेडमिक, जब हमने पोस्टपोन करने की एक दफा बात भी की कि अगर करने पड़ गए तो कर देंगे, तो एक बहुत बड़ा एहतजाज सामने ये आया कि जी एकेडमिक ईयर्स लेट हो जाएंगे, यूनिवर्सिटीज के, प्राइवेट के भी और सरकारी के भी। और जब एकेडमिक ईयर्स लेट हो जाएंगे तो ऑलरेडी वो बहुत बड़े फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स का शिकार है। एकेडमिक ईयर टाइम पे शुरू नहीं होगा, दे वोंट बी एबल टू पे देयर प्रोफेसर्स, तो उनको भी इन टाइम स्टार्ट करना है। और अगर लेट होगा तो फिर अगले साल से ओवरलैपिंग भी आ जाएगी, तो उनके भी मसाइल थे। और ऑलरेडी ये आपको पता है कि इस मौसम में इम्तिहान नहीं होते, इम्तिहान तो पहले होने थे। ऑलरेडी हमने इनके कहने पे ही लेट किए। जब मेरे पास स्टूडेंट्स पहली दफा आए तो उनकी ये डिमांड थी कि जी जुलाई में हो जाए तो वी विल बी ऑल राइट। तो मैंने ये आर्ग्यू किया इनका केस उसकी मीटिंग में एनसीओसी की कि जितना लेट हो सकता है इतना किया जाए और एंड ऑफ जुलाई की तरफ ले जाए। तो तब ये एंड ऑफ जुलाई में आए हैं। तो जब एंड ऑफ जुलाई आ गया, कहते अगस्त में ले जाओ, अगस्त में जाएंगे तो नवंबर में ले जाओ, जिसने तैयार होना था। मेरा ख्याल है कि आमतौर पर 1.5-2 माह बहुत होते हैं फाइनल टचेस देने के लिए, तैयारी करने के लिए। राय साहब, देखें ना, आप खुद बाहर से पढ़ के आए हैं, आप देखते हैं इंटरनेशनली क्या हो रहा है। अगर कोविड की वजह से क्राइसिस आया है, लोग अंडर सीरियस मेंटल ट्रॉमा भी हैं, प्रेशर में भी हैं, लोगों ने अपने बहुत से करीबी लोगों को खोया है। तो इतने प्रेशर के अंदर अगर वो कुछ कह रहे हैं तो ये तो हो सकता था कि आप उनको बैठ के सुन लें। अपने बच्चे हैं तो इनको बैठा के समझाया भी जा सकता था, इनके साथ एक कंसेंसस डेवलप किया जा सकता था, लेकिन इनसे तो किसी ने बात करने की कोशिश ही नहीं की। जी, इनका तो मुझे नहीं पता जो अभी एहतजाज कर रहे हैं, क्योंकि ज़ाहिर ऑब्वियसली जिस जगह पे कर रहे हैं उन्होंने इनसे करना है ना। जो जब लाहौर में कर रहे थे तो मैं फौरी तौर पे गवर्नर हाउस पहुंच गया था। वहां पे इंटरमीडिएट के और मैट्रिक के स्टूडेंट्स भी थे, उनके पूरे ग्रुप्स थे, और वो ए लेवल वाले भी थे उन दोनों में। नहीं, देखिए जो ओ लेवल वाले स्टूडेंट्स हैं ना सर, वो कैम्ब्रिज के सिस्टम को फॉलो करते हैं, लेकिन ये तो बेचारे लोअर मिडिल क्लास के स्टूडेंट्स हैं सर। इनकी तो उस तरह से सुनी भी नहीं जाती जैसे आप उन लोगों की बात कर रहे हैं। हमारे यहाँ तो प्रिविलेज क्लास की साइड सुनी जाती है। हमने तो उनकी भी नहीं सुनी, उन्होंने भी बड़े सिफारिशें कराई कि लेट कर हमें प्रेडिक्टिव ग्रेड दे दो, ये दे दो। अब देखिए सर, अब जो स्मार्ट सिलेबस की बात मैं बार बार कर रहा हूं, देखिए जो लाजमी मज़ामीन है, जो मैंडेटरी हैं, उनके एग्जाम्स लेने हैं, इख्तियारी अलहदा रख दिए आपने, लेकिन स्मार्ट सिलेबस के अंदर जो आपके इख्तियारी मज़ामीन थे उसके 10% वेटेज कम की थी। जो मैंडेटरी आपके सब्जेक्ट्स है उसके अंदर जो है वो सिर्फ 10% है, और जो इख्तियारी है उसमें 40% है सर। मेरा ख्याल है अब जस्ट फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट यू आर मिसिंग द पॉइंट। द पॉइंट इज कि जो जितना ये पूरा लॉट अपेयर हो रहा है, इनके पास इक्वली अपॉर्चुनिटी है ना, इनका आपस में मुआवजा करना है। मेरा ख्याल है अगर सबको पास भी कर दिया जाए तो कोई अर्ज नहीं, लेकिन जो मार्क्स हैं उनके तो हमने तय करना है ना कि किसको ज्यादा मार्क्स मिल रहे हैं, किसने जाना है मेडिकल कॉलेज में या नहीं जाना। अगर एक लाइक स्टूडेंट की, अच्छा चले राजा साहब, इसका भी वैसे मेरा ख्याल है आप पोल क्रिएट करके देख लें कि कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो एग्जाम में अपीयर होना चाहते हैं और कितने ऐसे जो नहीं होना चाहते हैं। मेरा ख्याल है कि इस पे भी आपको कोई पोल करना चाहिए और फिर आपको पता चलेगा कि कितने स्टूडेंट्स हैं एक्चुअली। अगर सबको एक्चुअली ये अपॉर्चुनिटी मिल जाए कि इम्तिहान ना देना पड़े तो ज़ाहिर है बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, सभी की कोशिश होगी कि ना ही देने पड़े, लेकिन उसका फिर तरीका कोई बता दे। उसमें एंड में जो टॉप 10% होंगे जिनको उम्मीद है कि हमने किसी अच्छे कॉलेज में जाना है, वो शायद कहेंगे कि नहीं ज्यादती हो रही है। सर मेरा ख्याल है इस पे सारे स्टेक होल्डर्स को एक बार फिर बैठ जाना चाहिए। हमारी रिक्वेस्ट है, हम 10 बरसा आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं सर कि एक बहुत बड़ी ऑपोजिशन।
देयर हैव बीन इनफ डिलिबरेशंस, कल इम्तिहान शुरू हो रहे हैं, जिसने नहीं देने वो 3 महीने बाद दे दे, और वी विल ट्राई टू मेक श्योर कि वो सप्ली को भी उनको कोई डिस्क्रिमिनेट ना किया जाए जो सप्ली दें। ये मेरा ख्याल है दिस इज द बेस्ट। तो फिर आप उसको सप्लीमेंट्री एग्जाम्स ही कहेंगे? सर लास्टली मुझे बताएं कि वो सप्लीमेंट्री ही होंगे या आप जैसे कह रहे थे कि 2 साइकिल्स में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर लिया जाए? उसका नाम सेकंड साइकिल रखने में कोई हर्ज नहीं है। आई कैन टॉक टू द फेडरल मिनिस्टर अबाउट दैट। और अगर वो, और मैंने पहले भी ये पहले भी सजेशन दी थी, और ये कोई बड़ा बात नहीं है कि उसका नाम आप सेकंड साइकिल रखते हैं। व्हाट्स द बिग डील? कैम्ब्रिज भी तो एक साइकिल जून में करता है, एक नवंबर में करता है। बहुत सारे लोग जो जून में नहीं दे सके वो नवंबर में दे रहे हैं। व्हाट्स द बिग डील? नहीं, दिस मेक्स क्वाइट अ सेंस। इसका मतलब है कि आप इस पे अगर बात कर लेते हैं, कन्विंस करते हैं फेडरल मिनिस्टर को, और सारे सूबों के जो वज़राए तालीम है वो बैठ के एनसीओसी के प्लेटफॉर्म पे कंसेंसस डेवलप कर लेते हैं, तो मेरा ख्याल है कि ये तो बीच की राय इख्तियार की जा सकती है। ये मैंने, आप बिलीव करें कि इसको कई दफा आर्ग्यू किया तमाम, क्योंकि तमाम प्रोविंसेस के मिनिस्टर्स होते हैं, उन्होंने बायन नहीं की मेरी बात को उस वक्त। अगर उस वक्त बायन की होती तो ये शायद सड़कों पे कोई आता भी ना। बहुत बहुत शुक्रिया राजा यासिर हुमायूं सरफराज साहब, सूबाई वजीर बराए हायर एजुकेशन, हमारे साथ मौजूद थे, और वो कह रहे हैं कि एक कंसेंसस डेवलप हो सकता है, और वो ये कि सप्लीमेंट्री एग्जाम्स ना कहा जाए बल्कि 2 साइकिल्स के अंदर जिस तरह कैम्ब्रिज के एग्जाम्स होते हैं इस तरह से हो जाएं। अब स्टूडेंट्स इसको किस तरह देखते हैं, यकीनन ये स्टूडेंट्स पे छोड़ते हैं, और वी विश देम वेरी बेस्ट ऑफ लक के स्टूडेंट्स जो अब एग्जाम्स में जा रहे हैं, अल्लाह ताला उनके लिए बेहतर करे और वो बेहतर तौर पर परफॉर्म भी कर सकें। हुकूमत ने जो करना था और हमने जो मुकदमा स्टूडेंट्स का उठाना था, हमने बड़ी कोशिश की है, फिर उसके बाद तेरा फैसला जो तू चाहे। अभी एक ब्रेक लेंगे जी, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर बात करेंगे कि उस्मान मिर्जा केस में अहम पेशरफ्त क्या हुई है। हमारे साथ डीआईजी ऑपरेशन इस्लामाबाद पुलिस अफजाल अहमद कौसर साहब मौजूद होंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। इस्लामाबाद में जोड़े को हिरासा करने वाले 5 मुल्जिमान पुलिस ने गिरफ्तार कर लिए हैं। मुल्जिमान के खिलाफ कार्रवाई के लिए इस्लामाबाद पुलिस खासी मुतहर्रिक दिखाई दे रही है, क्योंकि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान इस केस को ज़ाती हैसियत में देख रहे हैं। उन्होंने आईजी इस्लामाबाद से रिपोर्ट तलब की, जिस पर आईजी इस्लामाबाद ने वज़ीर आज़म को बताया कि मुल्जिमान की गिरफ्तारी के बाद मजबूत फौजदारी कार्रवाई, उन्हें करार वाक़ई सज़ा दिलाने के लिए वो खुद इस केस की निगरानी भी कर रहे हैं। यानी अगर उस पर प्रोसिक्यूशन स्ट्रॉन्ग होगी, फौजदारी दफात स्ट्रॉन्ग होगी, फौजदारी कार्रवाई अच्छी होगी, तो मुल्जिमान मंतकी अंजाम को भी पहुंचेंगे। और मजीद शवाहिद इकट्ठे करने के लिए तमाम जो टेक्निकल रिसोर्सेज हैं वो भी बताया जा रहा है कि बरूए कार लाए जा रहे हैं। उधर इस्लामाबाद पुलिस ने इस मामले में तहकीकात का दायरा कार भी वसी किया है, एक्सपैंड किया है। एफआईए के साइबर क्राइम विंग और एफआईए के साइबर क्राइम विंग के एहलकार इन अकाउंट्स के बारे में मालूमात इकट्ठी करेंगे, जिनसे ये वीडियोस फेसबुक और सोशल मीडिया पर अपलोड की गई हैं, जबकि मुल्जिमान के ज़रिए इस्तेमाल मोबाइल फ़ोन्स को फोरेंसिक के लिए भी भिजवा दिया गया है। मुल्जिमान को अब 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर जुडिशल मजिस्ट्रेट वकार गोंदल की अदालत में पेश किया गया। अदालत ने लड़के लड़की पर तशद्दुद से मुताल्लिक केस में उस्मान मिर्जा समेत 3 मुल्जिमान का 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर करते हुए मुल्जिमान को पुलिस के हवाले कर दिया है। आज दौरान तहकीकात जो गिरफ्तार मरकजी मुल्जिम उस्मान मिर्जा समेत दीगर की जानिब मुतासरा फरीकैन को ब्लैकमेल किए जाने का इंकशाफ हुआ है। इस्लामाबाद पुलिस की तहकीकात के मुताबिक लड़के और लड़की पर तशद्दुद के बाद उस्मान मिर्जा समेत मुल्जिमान ने मुतासरा फरीकैन को ब्लैकमेल किया और वीडियो वायरल किए जाने का खौफ दिला करके, अगर उनके साथ ताउन नहीं किया जाता तो वीडियो वायरल कर देंगे। ये खौफ दिलाने के बाद मुतासरा लड़के और लड़की से रकम भी हथियाई गई है, और तहकीकात में ये बताया गया है कि मुतासरा फरीकैन से 10 लाख रुपए से ज़ायद रकम हथिया चुके हैं। दिस इज़ वेरी सैड स्टोरी एंड अनफॉर्चुनेट साइड ऑफ द पिक्चर। इस मामले पर बात करेंगे इस वक्त डीआईजी ऑपरेशन इस्लामाबाद पुलिस अफजाल अहमद कौसर साहब ने भी ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम अफजाल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। अफजाल साहब, सबसे पहले तो ये फरमाइएगा कि उस्मान मिर्जा केस में किन दफात के तहत एफआईआर का इंदराज हुआ है, और फिर ख़ास तौर पे आईजी साहब की जब इमरान खान साहब से मुलाकात हुई है तो उन्होंने कहा कि फौजदारी कार्रवाई जितनी मजबूत होगी उतने ही ज़्यादा चांसेस हैं कि मुल्जिमान को कड़ी से कड़ी सज़ा मिल सके। तो कितनी स्ट्रॉन्ग है सर आपकी जो कार्रवाई है, प्रोसिक्यूशन कितनी स्ट्रॉन्ग है इस केस के अंदर? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि बड़ा ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है और हमारे लिए बड़ा बायस तशवीश है। जो फौजदारी दफात की आपने बात की, हमने एफआईआर रजिस्टर की है, और सबसे इम्पोर्टेंट जो इसमें फौजदारी दफ़ा लगाई गई है वो 354A है, विच इज़ असॉल्ट और यूज़ ऑफ क्रिमिनल फोर्स टू वुमेन एंड स्ट्राइपिंग द क्लोथ्स। इसकी सज़ाए मौत तक हो सकती है,
और इसके अलावा इस FIR में हमने क्रिमिनल इंटिमिडेशन, रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट और कॉजिंग एन एक्ट और इंसल्ट टू द मॉडेस्टी ऑफ अ वुमेन की दफात शामिल की हैं। और इसके साथ साथ हमने एक हाई लेवल की टीम कॉन्स्टिट्यूट की है जिसको हमारे SSP इन्वेस्टिगेशन हेड कर रहे हैं। वो इस टीम की इन्वेस्टिगेशन तमाम पहलुओं को मद्देनज़र रख के कर रही है। और क्योंकि जैसे कि आपको इनमें से उस्मान मिर्ज़ा जो अक्यूज़ है मेन और उसके साथी हमारी कस्टडी में हैं, तो ये इन्वेस्टिगेशन चल रही है। अगर इन्वेस्टिगेशन के अंदर फर्दर भी कुछ चीज़ें आती हैं, लाइक फर्दर ऑफेंसेस भी आते हैं, तो वो दफात भी इसके अंदर ऐड की जाएंगी केस फाइल के अंदर। और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम इसमें इन्वेस्टिगेशन में इस तरह की एविडेंस कलेक्ट करें कि इस केस को पाया तकमील तक पहुंचाया जा सके। केस उस वक्त लाइमलाइट में आया या हाई प्रोफाइल केस बन गया कि जब सोशल मीडिया के ऊपर एक वीडियो वायरल होती है। उससे पहले तो इसका किसी को अंदाजा नहीं था, ये विक्टिम्स के ऊपर ही गुजर रही थी। और फिर कुछ रिपोर्टेडली ये बातें भी सामने आ रही हैं कि उस्मान मिर्ज़ा और उसके साथी तकरीबन कोई 1 मिलियन से जायद पैसे जो हैं वो इनसे हथिया चुके थे। तकरीबन 10 लाख रुपए से जायद की रकम है। तो एग्जैक्टली आप बताइएगा कि कितनी देर से ये मामला चल रहा था और ये ब्लैकमेल कर रहे थे इस कपल को, और कितने पैसे ले चुके थे? देखिए, मैं आपको बताऊं कि ये अभी तक जो हमारी असेसमेंट है, ये वीडियो को नवंबर की है, नवंबर लास्ट ईयर की। अब क्योंकि विक्टिम्स को हमने बड़ा कॉन्फिडेंस दिया है और उन्हें इस चीज़ पे हमने रजामंद किया है कि वो हमें हमारे साथ ताउन करें, हमें अपनी स्टेटमेंट्स दें, हमारी हेल्प करें प्रोसिक्यूशन के अंदर। तो ये अब उनकी स्टेटमेंट्स जब हम फॉर्मली रिकॉर्ड करेंगे तो फिर ही हम कुछ बताने के काबिल होंगे कि कोई एक्सटॉर्शन कितनी हुई है और किस तरह हुई है। और अगर ये चीज़ आती है उसके अंदर तो डेफिनेटली हम इसमें एक्सटॉर्शन की दफात भी ऐड करेंगे, जिससे ये केस मजीद सख्त होगा। अफजाल साहब, देखें ना, इस तरह के केसेस में प्रोसिक्यूशन का स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। और मेरा ख्याल है कि प्रोसिक्यूशन को स्ट्रांग जो एविडेंसेस हैं और ख़ास तौर पे मुद्दई इसको कैसे पैरवी करते हैं, इसकी बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। क्या जो लोग हैं इस वक्त, जो विक्टिम्स हैं, ऑब्वियसली वो तो इस वक्त डायरेक्टली मुद्दई तो नहीं है, लेकिन क्या वो ताउन करने पर आमादा है, आपके साथ शेयर कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि इस केस को प्रोसीड किया जाए, उस्मान मिर्ज़ा और उसके साथियों को कोई इबरतनाक सज़ा दी जाए, वो चाहते हैं कि इसको प्रोसीड करें? वो बड़ा अच्छा सवाल है, ये मैं खुद भी बात करना चाह रहा था। प्रोसिक्यूशन, आपने पहली बात की, फर्स्ट पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन, कि प्रोसिक्यूशन मैं समझता हूँ बड़ी ही इंपॉर्टेंट है किसी भी केस के लिए, क्योंकि जितनी और उससे पहले कलेक्शन ऑफ एविडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। जितनी अच्छी एविडेंस आप कलेक्ट कर सकते हैं, जितने अच्छे तरीके से उसको आप प्रेजेंट कर सकते हैं, तो उतना ही आपका केस मजबूत होता है और उतने ही चांसेस बनते हैं कि ये केस आगे कन्विक्शन की तरफ जाएगा। दूसरा, जो आपने बात की लेटर पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन के, हमने विक्टिम्स को इस चीज़ पे अल्हम्दुलिल्लाह आमादा किया है, कन्विंस किया है उन्हें कि वो हमारे साथ ताउन करें, और बिल्कुल उनके साथ ज्यादती हुई है और हम वी हैव अश्योर्ड देम कि हम आपके साथ हैं, स्टेट आपके साथ है, तो वो हमारे साथ ताउन पे रजामंद हुए हैं। और डेफिनेटली हमें इंशाल्लाह यकीन है कि वो हमारे साथ ताउन करेंगे और जो भी उनके साथ हुआ है उसको ठीक तरीके से न सिर्फ हमें वो एविडेंस कलेक्शन में हेल्प करेंगे, बल्कि कोर्ट्स के अंदर भी हमें हेल्प करेंगे। और उनकी हेल्प से ही मैं ये समझता हूँ कि हम इस केस को पाया तकमील तक अफजाल साहब, जो मुतासरीन है वो 164 के बयानात कलमबंद करा चुके हैं? जी नहीं, अभी नहीं कराए, लेकिन इन्वेस्टिगेशन टीम इस एस्पेक्ट को देख रही है। तो आपको लगता है कि इसमें जो साइबर क्राइम विंग है, खासतौर पे FIA का, वो किस तरह से हेल्प कर सकता है आपको, और किस तरह से जो है वो एविडेंसेस कलेक्शन की, जैसे आपने बात की है, वो मजीद बेहतर हो सकती हैं? क्योंकि विटनेसेस तो शायद बराह रास्त वो उसमें शामिल नहीं हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गेस्ट हाउस से थे, मुल्ज़िमान से मिलते जुलते हैं, 5 लोग ऐसे हैं जो आपस में बड़े कनेक्टेड हैं। तो किस तरह से इसको आप प्रोसीड करेंगे, वो क्या चीज़ें होंगी? देखें, कलेक्शन ऑफ एविडेंस और इसकी प्रोसिक्यूशन में डेफिनेटली हमें जो साइबर क्राइम विंग है FIA का, वो हेल्पफुल होगा, और उनकी सपोर्ट, उनकी हेल्प हमें ऑलरेडी हमारे पास मौजूद है, और दे आर ऑल कोऑपरेटिव। जो हाई प्रोफाइल केस होता है वो मीडिया में आता है, खबरों की जीनत बनता है,
वो तकरीबन 15-20 रोज़, 1 महीने तक तो बहुत बात होती है, उसके बाद वो फाइलों में दब जाता है और उसके बाद वो किस्सा पारीना बन जाता है। तो लोग ये जानने में इंटरेस्टेड है कि उन्हें पता चले कि कितना वक्त दरकार होगा इस सारे प्रोसेस को, और पता चलेगा कि मुल्ज़िमान जो है, क्योंकि हमने डेटरेंस भी तो क्रिएट करनी है, तो सोसाइटी के अंदर वो डेटरेंस कैसे क्रिएट की जा सकेगी और कब तक, इसकी टाइमलाइन आप क्या देख रहे हैं? मैं ये समझता हूँ कि सोसाइटी के अंदर डेटरेंस कल्प्रिट्स को सजा देने से ही क्रिएट की जा सकती है, और इस केस में हम जो टाइम लाइन्स हैं लॉ की, वो उनको हम अबाइड बाई करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, वो करेंगे। हमारी कोशिश होगी कि इस केस की जो फाइनल रिपोर्ट है उसको हम विद इन प्रेस्क्राइब टाइम सबमिट करें। लेकिन थोड़ा सा इसमें एक चीज़ ये भी आती है कि कुछ फॉरेंसिक रिपोर्ट्स रिक्वायर्ड होती हैं जो कुछ फॉरेंसिक एजेंसी से आती हैं, जिसकी वजह से कभी कुछ इसमें डिले आता है, बट इट्स अ प्रायोरिटी केस। बहुत शुक्रिया अफजाल अहमद कोसर साहब, डीआईजी ऑपरेशन इस्लामाबाद हमारे साथ मौजूद थे। अभी एक क्विक शॉर्ट ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो आज़ाद कश्मीर इंतखाबात का रुख करेंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ वेलकम बैक। कौमी सियासत के रंग आज़ाद कश्मीर इंतखाबात में खूब दिखाई दे रहे हैं। तहरीक इंसाफ हुकूमत पर कश्मीर में नोट तकसीम करने के इल्ज़ामात आयद किए जा रहे हैं, जबकि चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ पर अल्फाज के नश्तर चला रहे हैं। बिलावल भुट्टो 3 दिन से कश्मीर में मौजूद हैं, जबकि मरियम नवाज का आज इलेक्शन मुहिम का दूसरा रोज़ था। वफाकी वज़रा तो इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान होते ही कश्मीर यात्रा पर हैं। अब मुल्क की तीनों बड़ी सियासी जमातें कश्मीर का कला फतह करने के लिए जदोजहद कर रही हैं, जिसके लिए तमाम दस्तयाब वसाइल इस्तेमाल किए जा रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी मुसलसल और हुकूमत दोनों को तनकीद का निशाना बना रहे हैं। यानी जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अदव तनकीद है, वहीं मुस्लिम लीग नून को भी आड़े हाथों ले रहा है। कहते थे कि आर और पार होगा, हमने देखा कि कैसे आर और पार होते होते हम पांव पकड़ने की सियासत में पहुंचे। आपने बल्ला को भगाना है और दूसरों को भी भगाना है। अब पता नहीं मैं दूसरों के बारे में क्या कहूँ, वो एतराज ना करे, मगर हम चाहते हैं कि वो जरा शहर बने, बिल्ली का जमात ना हो, वो शहरों का जमात बने। नून लीग तो हर ओहदेदार का अपना ही बयानिया है। आप उनसे ही पूछें कि आजकल किस ओहदेदार के बयानिया पे चल रहे हैं, क्या बड़े मियाँ का या छोटे मियाँ का, हमें तो पता नहीं चल रहा है, हमें तो महसूस ही नहीं हो रहा है। हम समझते हैं कि पूरे पाकिस्तान के लिए बेहतर है कि ये कंफ्यूजन खत्म हो जाए और वो एक ही रास्ता अपनाए। अब दूसरी जानिब बिलावल भुट्टो के बरक्स मरियम नवाज शरीफ खासी खामोश है। उनकी तनकीद का महवर सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। मरियम नवाज साहिबा क्या कह रही हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, वो भी आपके सामने रखते हैं। राजा साहब, मैं आपके सामने अपने कश्मीरी बहन भाइयों से कहती हूँ कि अगर मुस्लिम लीग नून का इलेक्शन चोरी करने की कोशिश की तो आप अगर बैठेंगे शायरा दस्तूर पे तो मरियम नवाज आपके साथ बैठेगी। और अगर किसी इलेक्शन चोर ने, किसी सिलेक्शन ने तुमसे आजाद कश्मीर का इलेक्शन चोरी करने की कोशिश की तो क्या रास्ते में सीसा मिलाई हुई दीवार बन जाओगे? क्या दस्का के अवाम की तरह इनको गर्दनों से पकड़ोगे? अब बिलावल की शोला बयानी के बरक्स मरियम नवाज खामोश क्यों है? क्या मरियम नवाज मसलियत के तहत खामोश हैं? इन तमाम तर सवालात का जवाब देने की कोशिश करेंगे। इस वक्त सीनियर साफी तज्जियाकार सलीम बुखारी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम बुखारी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। बुखारी साहब, सबसे पहले तो ये फरमाइएगा कि बिलावल साहब जो हैं उनकी तनकीद का रुख ना सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब है, बल्कि वो इक्वली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को भी उसी पलड़े में तोल रहे हैं, क्या वजह है? बहुत सारी बातें इस हवाले से कही जा रही हैं। कोई कह रहा है कि जी ये जनरल इलेक्शन की रिहर्सल हो रही है वहाँ आज़ाद कश्मीर में, क्योंकि जो ताल्लुकात की नौयत इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है वो आपके सामने है। वहाँ पर मेरे ख्याल से स्कोर सेटल करने से बाज रहना चाहिए था। अपने बिलावल साहब क्यों कर रहे हैं ऐसा, वो तो शायद उसकी कोई जस्टिफिकेशन उनके नज़दीक हो, लेकिन बाहर कोई जस्टिफिकेशन नज़र नहीं आती है। लेकिन जो एक बात नोटिसेबल है वो ये है कि उनकी बहुत हार्श तकारीर और बहुत वाज़े तौर पर जो टॉप लीडरशिप का क्रिटिसिज्म है उसका मरियम ने कोई जवाब नहीं दिया है। ये मेरे नज़दीक मरियम नवाज साहिबा की मानी खेज खामोशी क्या बता रही है? देखिए, बहुत सारे लोग इसको भी मुख्तलिफ तरीके से इंटरप्रेट कर रहे हैं। कोई कह रहा है जी ये डील हो गई है। मैं मान लेता हूँ कि डील हो गई है, इसलिए कि जिस तरह से ज़मानतें हुई हैं, जिस तरह से उनको कोई पूछ नहीं रहा है कि आप क्या कर रहे हैं,
तो इसको That's what Bilawal says. हाँ, इनको इंटरप्रेट किया जा सकता है, बट दैट इज नॉट द सिनेरियो वेयर दे शुड सेटल देयर स्कोर्स। आजाद कश्मीर को आजाद कश्मीर की सियासत रहने दें, फॉर गॉड सेक, पूरी दुनिया देख रही है उसको। बिल्कुल मकबूजा कश्मीर में जो कुछ हुआ उसके बाद से ये इलेक्शन बहुत मानी खेल, इसलिए वहां मेरे ख्याल से विजडम का मुजाहरा करना चाहिए इनको। आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं कि आज़ाद कश्मीर के अंदर कश्मीर के इश्यूज पे बात होनी चाहिए, लेकिन वहां पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दस्तों को रिबा दिखाई दे रही हैं। फिर कहीं पर तो आप देखें कि कैश भी डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, प्री पोल रिगिंग भी देखी जा रही है। लेकिन मरियम नवाज साहिबा की जो खामोशी है सर, क्या मरियम नवाज साहिबा ये समझ रही है कि जो बिलावल कह रहे हैं उससे एग्री कर लिया नून लीग ने कि वाकई को डील हो गई है? और आपने भी कहा कि बेल्स जैसे हो रही हैं, जैसे रिलीफ मिल रहा है, तो लगता तो यही है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के यहाँ कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। देखिए, मेरे ख्याल से पाकिस्तान में कोई भी सियासी जमात अगर ये समझे कि एस्टेब्लिशमेंट से कुट्टी करके उनका गुजारा हो जाएगा और वो किसी तरीके से फिर इक़्तिदार में आ जाएंगे, तो कभी हुआ नहीं। डील हो गई है ना सर, और ना होना है। अब इसको और किस तरह से इंटरप्रेट करें, क्योंकि इस वक्त फोकस जो है उनका आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन है, वहाँ उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट को कुछ नहीं कहा है, ना सेलेक्टर्स के ऊपर तकरार की है ज़्यादा। तो इसको जैसा मैंने कहा कि बहुत से पॉलिटिकल एनालिस्ट, सिर्फ दूसरी पार्टियों के लोग नहीं, वो भी इंटरप्रेट कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ अंडरस्टैंडिंग है। देन व्हाट वुड बी द आउटकम सर? इसकी आउटकम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को क्या समर मिलने वाला है? देखिए, ये भी कहा जा रहा है कि 2022 जो है ये इलेक्शन ईयर है, और ये सिर्फ मुखालफीन नहीं कह रहे हैं, ये तो मैंने जो रूलिंग पार्टी है उसके बीच भी सुना है, निजी महफिलों में बैठ के वो कह रहे हैं कि 2022 जो है वो इलेक्शन का साल है। हाउ इज इट पॉसिबल बुखारी साहब? पॉसिबल इतनी डिवाइडेड ऑपोजिशन, जो फाइनेंस बिल के ऊपर कोई रेजिस्टेंस भी ना शो कर सके, इतनी डिवाइडेड ऑपोजिशन जो आपस में देखें दस्तों करीबा दिखाई दे रही है, जो कंसेंसस डेवलप नहीं कर सकी, जो रेजिग्नेशंस का मामला हो, इन हाउस चेंज का मामला हो, फिर आप कह रहे हैं कि 22 जो है वो इलेक्शन ईयर होगा, ये कैसे हो जाएगा? जितनी तौजीहात आपने दी हैं वो सब इशारा कर रही हैं इस तरफ कि कहीं ना कुछ अंडरस्टैंडिंग हो गई है, क्योंकि कुछ ना कुछ है जिसकी पर्दादारी है। वो अब कौन उगलेगा, देखिए उसके लिए शहबाज शरीफ साहब के ऊपर पार्टी के अंदर भी बहुत क्रिटिसिज्म हुआ, पार्टी के बाहर भी हुआ कि वो तो निकले ही हैं डील कराने के लिए। अपने उस जस्टिफिकेशन में उन्होंने यहाँ तक कह दिया, जिसको मिस इंटरप्रेट किया जा रहा है, कि मुझे अगर अपने भाई के पाँव पकड़ने पड़े तो मैं पकड़ लूँगा इन द ग्रेटर नेशनल इंटरेस्ट। लेकिन वो वहाँ फवाद चौधरी साहब हों या शेख रशीद साहब हों, वो कह रहे हैं वो सबके पाँव पड़ने के लिए तैयार है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, लेकिन वो अगर इतना ही जो कह रहे हैं अगर उसी को आप इंटरप्रेट करें तो उसका भी मतलब ये है कि उनकी कहीं ना कहीं कोई अंडरस्टैंडिंग हुई है, वो चाह रहे हैं कि मेरा भाई भी मेरे साथ मिल जाए। और सब लास्टली ये बात जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं, आपको लगता है कि अगर 22 जो है वो इलेक्शन ईयर है तो बड़े मियाँ साहब, मियाँ नवाज शरीफ साहब वतन वापस आने वाले हैं? देखिए, उनकी जो कंडीशनैलिटीज़ हैं जो नवाज शरीफ की तरफ से हमने सुना है कि एस्टैब्लिशमेंट को बताई गई हैं, उसमें तो यह है कि उनकी डिस्क्वालिफिकेशन ख़त्म करें, आप उनके ख़िलाफ़ केसेस ख़त्म करें, उनकी पार्टी के लोगों के ख़िलाफ़ केसेस ख़त्म करें, तो वो आ जाएंगे। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि वो अगर 2022 में इलेक्शन होने जा रहा है तो वो 2021 में ही आ जाएंगे, मुझे बज़ाहिर ऐसा नहीं लगता। लेकिन इस मुल्क में कुछ भी हो सकता है, ऐसे ऐसे मुआज़े और शुभदे हमने देखे हैं अपनी ज़िंदगी में होते हुए कि ये कोई बईद नहीं है कि कुछ ऐसी अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि वो कल को पता चले। मरियम का अगर एक जुमला मुझे आप इजाज़त दें कहने की, तो उसने कहा कि कोई अगर उनकी लाइफ की गारंटी दे दे तो मैं शाम की फ़्लाइट से उनको बुला लेता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया बुखारी साहब आपके वक्त के लिए। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार सलीम बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू आपने सुनी, क्विक शॉर्ट ब्रेक थी, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, बात करेंगे अफगानिस्तान के नामसाइद हालात, जिम्मेदार कौन है। वेलकम बैक। अमरीकी सदर जो बाइडन ने अफगानिस्तान से इनखला का एक बार फिर दिफा किया है। उनका कहना है कि एक नाकाबिल फतह जंग में अमरीकियों की एक और नस्ल की कुर्बानी देने की बजाय अफगानों को अपने मुस्तकबिल का फैसला खुद करना होगा। जो बाइडन ने अमरीकी अफवाज के मुकम्मल इनखला के लिए 31 अगस्त की हतमी तारीख मुकर्रर की है, सिवाय उन 650 फौजियों के जो काबुल में अमरीकी सफारत खाने को सिक्योरिटी फराहम करेंगे। पॉलिसी स्टेटमेंट जो अमेरिकन प्रेसिडेंट की तरफ से दिया गया, उसमें उनका क्या कहना था वो आपके सामने रखता है।
We did not go to Afghanistan to nation build, and it's the right and the responsibility of Afghan people alone to decide their future and how they want to run their country. So let me ask those who want us to stay, how many thousands more Americans, daughters and sons are you willing to risk? How long would you have them stay? Already we have members of our military whose parents fought in Afghanistan 20 years ago. Would you send their children and their grandchildren as well? Would you send your own son or daughter? अब जो बाइडेन के मुताबिक तालिबान अफगानिस्तान के लिए खतरा नहीं बन सकते, लेकिन हकीकत यह है कि जब से अमेरिका ने अफगानिस्तान से इनखला का अमल शुरू किया है, तालिबान ने पूरे अफगानिस्तान के देही इलाकों पर कब्जा करने की मुहिम जारी रखी हुई है। आज तालिबान ने दावा किया है कि वो 85% इलाकों पर कब्जा जमा चुके हैं। तालिबान ने ताजिकिस्तान सरहद के अतराफ के इलाकों पर कब्जा कर लिया है, जबकि ईरानी सरहद कस्बे इस्लाम किला पर भी कंट्रोल हासिल कर चुके हैं। अमेरिका के अफगानिस्तान के इनखला के बाद तालिबान को काबू करना सबसे बड़ा चैलेंज है, जिसके लिए मुख्तलिफ ममालिक अपने तौर पर कोशिशें कर रहे हैं। जुमेरात के रोज तालिबान के सियासी दफ्तर के एक आला वफ्द ने मॉस्को में रूसी सदर के खुसूसी एलची जमीर काबुलोफ और उनके वफ्द से मुलाकात की है। इसी दौरान बुधवार जुमेरात को ईरानी हुकूमत की मेज़बानी में अफगान तालिबान और अफगान हुकूमत के माबैन मुज़ाकरात हुए हैं, जिसमें मसले के पुरअमन हल की ज़रूरत पर जोर दिया गया है। अफगानिस्तान की बदलती सूरत हाल पर इस वक्त पाकिस्तान की गहरी नज़र है। वज़ीर आज़म ने अफगानिस्तान के हवाले से दो टोक मौक़िफ़ अपनाया हुआ है। आज भी सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी बनाए उमूर खारजा में वज़ीर खारजा ने हुकूमत का मौक़िफ़ बताया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान मुज़ाकरात का हामी है, क्योंकि अफगानिस्तान के मसले का वाहिद हल शराकत इक़्तिदार है। वज़ीर खारजा के मुताबिक अफगान सदर अशरफ गनी तालिबान के साथ बैठने को तैयार हैं, लेकिन तालिबान को अशरफ गनी पर एतराज़ात हैं। तालिबान का लिबास सादा, लेकिन वो इंतहाई ज़हीन और काबिल लोग हैं। तालिबान अब बहुत समझदार हो गए हैं, उन्हें हर चीज़ का इदराक है। तालिबान दोहा मुज़ाकरात के बाद बदल चुके हैं और पाकिस्तान को नई बदलती सूरत हाल के लिए तैयार होना पड़ेगा। रूस, ईरान और दीगर ममालिक अफगान धड़ों को कंट्रोल करने के लिए किरदार अदा कर रहे हैं, लेकिन अमेरिका की जानिब से अफगानिस्तान को नज़रअंदाज करना खित्ते में दहशतगर्दी को फ़रोग़ दे सकता है। वक्त से पहले इन हालात का न सिर्फ इदराक करना होगा, बल्कि बर वक्त फैसले करने की भी ज़रूरत है। ये तो था आज का दास्तान। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह अगले हफ्ते। अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।